हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अविरल धारा पे। मैं हूं आपका दोस्त अम्बेश पांडे और आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जलवायु विज्ञान, वो है लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन-कौन सी परतें हैं, हमारे वायुमंडल में कौन-कौन सी परतें हैं और किस तरीके से वो नीचे ज़मीन से लेकर के ऊपर तक मतलब स्थित हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आज जैसा कि आप इस पीपीटी में देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कौन-कौन सी लेयर्स हैं। 4 लेयर्स हैं बेसिकली। वो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। या ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर, जो भी ये सारी लेयर्स हैं, इनको हिंदी में कहा जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, या उसी को आयन मंडल भी कहीं-कहीं लिखा जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देयर आर 4 लेयर्स इन आवर एटमॉस्फियर: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारी पृथ्वी है। थोड़ा-सा आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है वो परफेक्टली गोल नहीं है, ये थोड़ा-सा इस शेप में है, मतलब जियोइड शेप है और उसके ऊपर जो चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर ये 4 लेयर्स हैं। अब मैं आपको कुछ खूबसूरत से चित्र दिखाता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी इन सारी लेयर्स को। ये देखिए, ये भी कुछ चीज़ें बता रही है और ये पिक्चर देखिए, ये भी कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है। ये पिक्चर आप देखिए, ये भी कुछ चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो मतलब आपको मैं इन सारे पीपीटीज़ के माध्यम से, इन सारी चीज़ों के माध्यम से लेयर्स को आसानी से समझाऊँगा। ओके, तो अभी आप देखिए ये हमारी पृथ्वी है। अब मैं सबसे पहले इस स्लाइड से शुरू करता हूँ। इट इज़ आवर अर्थ। आप हमारी पृथ्वी को आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी जो ये पृथ्वी है, आप देखिए ये कैसी है? ये हमारी पृथ्वी थोड़ा-सा गोल टाइप की है। इसके ऊपर एटमॉस्फियर है। तो जो हमारी पृथ्वी है, इसका शेप जो इस तरीके से है, मतलब थोड़ा-सा जियोइड है, इसके कारण से जो ये हमारी लेयर्स हैं, क्या हैं कि ये इसके चारों तरफ फैली हुई हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे ट्रोपोस्फियर का मतलब ये है कि जो नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये यहाँ से पूरा ऐसे चारों तरफ, ये चारों तरफ ट्रोपोस्फियर यहाँ पर फैली हुई है। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और ये जो बाहर की लेयर को एक्सोस्फियर कहा जाता है, उसकी मैं अभी आपको डिवीज़न बताऊँगा। ओके, तो ये 4 लेयर्स हैं। आप इसमें से देखिए जो सबसे पास की लेयर है, ये है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर क्या है कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट वैरी करती है। वैरी किस चीज़ पे करती है? जैसे आप देखिए कि यहाँ पर हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के आस-पास के जो क्षेत्र हैं, वो क्या हैं? गर्म क्षेत्र हैं। गर्म होने के कारण से यहाँ की जो एयर होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं वो यहाँ पर क्या पड़ती हैं? वर्टिकल पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। मतलब इक्वेटर हमेशा ज़्यादा सूर्य की किरणें प्राप्त करता है इन कंपैरिज़न टू अदर एरियाज़। दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती है। तो यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, वो थोड़ा-सा फैला हुआ है। मतलब यहाँ की जो गैसेस वगैरह हैं, वो काफ़ी ऊँचाई तक मिलती हैं। इसके कारण से ये जो लेयर है, ये यहाँ पर 18 किलोमीटर्स तक है, अप टू 18 किलोमीटर। तो अगर आप देखिए कि यहाँ पर 18 किलोमीटर्स तक है, वहीं पर जब आप बात करेंगे पोलर रीजन्स की, ये जो हमारी अर्थ के पोल हैं, मतलब जो आप ध्रुवों की बात करेंगे, तो ध्रुवों पर ये लेयर जो है वो थोड़ा-सा इसकी हाइट जो है, मतलब ये ज़्यादा मोटी नहीं है। ये लेयर जो आपकी ट्रोपोस्फियर है, ये ध्रुवों पर ज़्यादा मोटी नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो इक्वेटर है, विषुवत-रेखीय क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों में ये ज़्यादा मोटी लेयर है। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। मतलब जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है, वो ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर तक ही है, ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर्स तक ही है, बल्कि उसके कंपैरिज़न में यहाँ पर 18 किलोमीटर्स तक है ट्रोपोस्फियर की, जो आपकी ये देखिए हाइट है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो एक्सटेंड करता है किसके बीच में? 8 से लेकर के 18 के बीच में, बिटवीन 8 टू 18 इट इज़ द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर। आफ्टर दैट ट्रोपोस्फियर कौन सी लेयर है? इट इज़ स्ट्रेटोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में
एक यहाँ पर आप देखेंगे व्हाइट कलर जो है वो देखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा हरा पीला नीला होना चाहिए। ये जो लेयर है इसको बोला जाता है पॉज़, ट्रोपोपॉज़। अब ट्रोपोपॉज़ का क्या मतलब है? ट्रोपोपॉज़ का मतलब जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है, जो ट्रोपोस्फियरिक लेयर है, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होने लगती हैं और यहाँ पर दूसरी तरीके की प्रॉपर्टीज़ मिलने लगती हैं। मतलब यहाँ यहाँ का जो वायुमंडल है, यहाँ पर जो गैसेस हैं, वो दूसरे तरीके से विद्यमान हैं। ज़रूरी नहीं है जो कंपोज़िशन यहाँ पर है, वही कंपोज़िशन स्ट्रेटोस्फियर में भी हो। यहाँ पर टेम्परेचर की कंडीशंस और ये सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन आने लगता है। तो बेसिकली ये जो लेयरिंग है, ये टेम्परेचर बेस्ड ही तापमान पर आधारित लेयरिंग है। यहाँ से ट्रोपोस्फियर के बाद तापमान की दशाओं में परिवर्तन आने लगता है, तो तापमान की दशा में जो परिवर्तन आता है, इसके कारण से यहाँ स्ट्रेटोस्फियर एक लेयर हो गई है। तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में ये जो जगह मैंने दिखाई है, ये जो यहाँ पर मैंने दिखाई है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज़। मतलब जहाँ पर ट्रोपोस्फियर खत्म हो रही है, उस लेयर को, जहाँ पर ये क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर को हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे क्षोभ मंडल खत्म हो रहा है, वहाँ पर क्या है कि जो है वो क्षोभ सीमा, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज़, याद रखिएगा। फिर ट्रोपोपॉज़ के बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है। अब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये 8 टू 18 है, तो स्ट्रेटोस्फियर की बात जब हम करेंगे तो स्ट्रेटोस्फियर क्या है, ये पोलर रीजन्स के आसपास थोड़ा-सा मोटी है और इक्वेटोरियल रीजन के आसपास ये थोड़ा-सा पतली है। ऐसे आप समझिए, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि जब ये 8 किलोमीटर से स्टार्ट हो रही मीन्स 8 से लेकर के 50 किलोमीटर तक यहाँ पर आपकी ये लेयर बन रही है स्ट्रेटोस्फियर, और यहाँ 18 से लेकर के 50 तक बन रही है, मतलब 50 तक, 18 से 50 तक, 18 टू 15 इसके बीच में है। तो यहाँ पर ये लेयर क्या है, पोलर रीजन्स पर ये लेयर थोड़ा सा मोटी है, बल्कि ये पतली कहाँ पर है, इक्वेटोरियल रीजन्स पर। ओके, तो ये आपका हो गया स्ट्रेटोस्फियर। फिर स्ट्रेटोस्फियर के बाद वही फिर से पॉज़ एक आता है, प्रॉपर्टीज़ चेंज होना, टेम्परेचर के स्टार्ट हो जाती हैं, तापमान बदलना शुरू हो जाता है इसके बाद। तो तो ये आपका हो गया स्ट्रेटोपॉज़, या इसको बोलते हैं समताप सीमा। फिर इसके बाद जो है वो आपका आ गया मेसोस्फियर। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये 4-5 किलोमीटर की लगभग एक ट्रांजिटरी लेयर होती है, एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहाँ से प्रॉपर्टीज़ बदलना शुरू होती हैं। गुणों में परिवर्तन, तापमान के गुणों में परिवर्तन आना शुरू होता है। ओके, फिर आता है आपका मेसोपॉज़। मेसोपॉज़ जो लेयर है, ये तीसरी लेयर है, सॉरी मेसोस्फियर, और मेसोस्फियर जब खत्म होता है तो फिर से यहाँ पर मेसोपॉज़ आ जाता है। तो मेसोपॉज़ आ गया यहाँ पर। उसके बाद फिर शुरू होता है आपका थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर और फिर एक्सोस्फियर। तो जनरली जहाँ तक मैंने पढ़ा है, 4 ही लेयर्स हैं, बेसिकली 4 लेयर्स हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। कुछ बुक्स में एक्सोस्फियर को थर्मोस्फियर का पार्ट ही माना जाता है, कुछ बुक्स में एक्सोस्फियर एक अलग लेयर मानी गई है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार इसको समझ लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप उसको मानिए। आपकी ये जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है, इसके बाद एक ट्रांजिशन, मतलब यहाँ जहाँ से ये प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू होती है, एक गैप आता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज़। स्ट्रेटोस्फियर के बाद जहाँ पे गैप आता है, मतलब प्रॉपर्टी चेंज होना शुरू होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज़। मेसोस्फियर के बाद जो गैप आना शुरू होता है, मतलब जो टेम्परेचर, जहाँ से प्रॉपर्टीज़ टेम्परेचर की चेंज होना शुरू होती हैं, उसको बोलते हैं मेसोपॉज़। और थर्मोस्फियर के बाद इसको कभी-कभी थर्मोपॉज़ भी कहा जाता है, और लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट है कि थर्मोपॉज़ है या नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझिए कि 4 लेयर्स हैं, और एक्सोस्फियर अभी एक 5वीं लेयर हो गई है। एक्सोस्फियर थर्मोस्फियर का ही पार्ट है। आपको जो समझ में आए आप उसको अच्छे से समझिए। पहली जो आपकी लेयर है ट्रोपोस्फियर, ये 8 टू 18 किलोमीटर्स मैंने बता दिया कैसे। ये आपकी 50 किलोमीटर तक है, और 50 किलोमीटर के बाद वही 5 किलोमीटर का ट्रांजिशन आएगा, स्ट्रैटोपॉज़। फिर उसके बाद आप जो है वो और ऊपर जब जाएँगे मेसोस्फियर में, तो मेसोस्फियर में आप लगभग 80 किलोमीटर्स तक जाते हैं। 80 से 85 के बीच में वही एक ट्रांजिशन लेयर यहाँ पर आ जाएगी।
मेसोपॉज जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, मध्य सीमा इसको हिंदी में कहा जाता है। फिर उसके बाद थर्मोस्फियर आ जाएगा, मतलब 80 किलोमीटर्स के ऊपर आपका थर्मोस्फियर है। 80 से लेकर के 650 किलोमीटर तक, लगभग कहीं कहीं 690 किलोमीटर है, ये आपका थर्मोस्फियर माना जाता है। फिर उसके ऊपर एक्सोस्फियर है, और इन सारी लेयर्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। तो फिलहाल अभी आपको, मुझे लगता है, ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो लेयरिंग है हमारे एटमॉस्फेयर में वो है, और कौन-कौन सी लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे अभी और सारी चीजें भी देखी जाएगी। अभी आप इस चित्र को देखिए, दैट वुड बी मोर क्लियर, कि आपको लेयरिंग जो है वो और भी क्लियर हो जाएगी। तो आप यहाँ से एकदम आराम से समझ सकते हैं इस पिक्चर के बाद कि जो लेयर्स हैं वो किस तरीके से हैं। मैंने बता दिया कि जैसे ये सबसे जो लोअर लोअर लेयर है, दैट इज ट्रोपोस्फियर, जिसको क्षोभ मंडल बोलते हैं। क्षोभ मंडल जो है वो जनरली बोला जाता है, इट इज अप टू मीन्स बिटवीन 8 to 20 किलोमीटर्स, 8 से लेकर के 20 किलोमीटर के बीच में है। इट इज बिटवीन 8 to 20 किलोमीटर्स। मैंने पहले बता दिया है किस तरीके से ये ध्रुवों पर पतली है, और ये जो आपके इक्वेटोरियल रीजन्स हैं, विषुवतीय क्षेत्र हैं, वहां पर ये थोड़ा सा मोटी है। तो आप इससे आराम से समझ सकते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लूं, ओके। तो अभी ये क्या है कि ये 8 से लेकर के 20 किलोमीटर्स के बीच में है आपके ट्रोपोस्फियर। उसके बाद आपका ट्रोपोपॉज आ गया। फिर स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, जो कि लगभग जो है वो 50 किलोमीटर तक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, किलोमीटर में हाइट है। ये 50 किलोमीटर तक आपकी है स्ट्रेटोस्फियर, और फिर वहां पर एक स्ट्रेटोपॉज आपका आ जाएगा। फिर 50 से 80 तक आपका यहाँ पर आप देखिए शुरू हो जाता है आपका कौन सा, मेसोस्फियर। फिर मेसोपॉज आ जाता है, फिर आपका थर्मोस्फियर स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो आप इसको आराम से समझिए। ये प्रॉपर्टीज मैंने कहा था, ये लेयरिंग जो है वो टेम्परेचर बेस्ड लेयरिंग है, बेसिकली तापमान पर आधारित है। तो आप यहाँ पर देखिए, जो ट्रोपोस्फियर लेयर है, ये जो लाल कलर की लाइन दिख रही है, ये दिखा रही है कुल मिलाकर के टेम्परेचर को, कि कैसे टेम्परेचर इन लेयर्स में चेंज हो रहा है। तो आप देखिए ये 0 है, और इधर साइड में टेम्परेचर जो है वो माइनस हो रहा है, और इधर साइड में आपका टेम्परेचर जो है वो प्लस हो रहा है। तो अगर आप इस पर देखिए, तो ये सबसे पहले जो ट्रोपोस्फियर है, इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, अलोंग विद द हाइट टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग। तो क्या होता है कि हाइट के साथ, मतलब ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस अलोंग विद द इंक्रीजिंग हाइट। किस रेट से डिक्रीज होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो डिक्रीज होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। हर 1 किलोमीटर जाने पे लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है। मतलब अगर आप 0 मीटर से 1 किलोमीटर ऊपर तक जा रहे हैं, तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद आपके तापमान में जो परिवर्तन आएगा आफ्टर गोइंग 1 किलोमीटर अबव, वो कितना होगा। अगर यहाँ पर 30 किलोमीटर टेम्परेचर है, तो आप उसमें से 6.5, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, सॉरी, तो आप उसमें से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटा दीजिए। मतलब 6.5 डिग्री तापमान घटा दीजिए, इतना तापमान आपको 1 किलोमीटर पे मिलेगा। तो ऐसे ही तापमान इसी दर से घटता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट बोला जाता है। कभी आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल लैप्स रेट क्या है, सामान्य तापहास की दर ऊंचाई बढ़ने के साथ, तो वो है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने पे इतना आपका तापमान जो है वो घट रहा है। तो आप देखिए, घटते घटते जब 20 किलोमीटर के आसपास आते हैं, तो तापमान जा करके यहाँ पर काफी कम हो जाता है, जिसको बोला जाता है, ये लगभग -40 से लेकर के जो है वो -80 डिग्री तक यहाँ पर लगभग पहुंचता है। -40 से -80 तक, मतलब ये आपका जो पोलर रीजन होगा वहां पर लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बल्कि आपके जो इक्वेटोरियल रीजन होते हैं, वहां पर -80 के आसपास होता है। तो ये टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जो कि नॉर्मल लैप्स रेट है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप 20 किलोमीटर पार होने लगते हैं,
So after 20 kilometers the temperature starts to rise again. अब देखिए यहाँ पर जो तापमान घट करके यहाँ पर 60, 70, 80 तक पहुंचा था मैक्सिमम, मतलब यहाँ पर तो एवरेज दिखाया गया है लगभग 60 तक है। तो इसके बाद तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ने के बाद तापमान आप यहाँ पर देखिए कि बढ़ते 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 फिर लगभग जीरो के आसपास आ जाता है। मतलब इस पॉइंट को याद रखिएगा कि स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर जो है आपका वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीजेस इन द स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ने का एक कारण ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर एक लेयर है जिसको कुछ बुक्स में ओजोनोस्फियर लिखा गया है, पर मैं ओजोनोस्फियर लिखने का समर्थन नहीं करता हूँ। तो इसको जो है वो खाली आपका बोला जाएगा ओजोन लेयर। तो यहाँ पर ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करती है। जो सन से यूवी रेडिएशन आते हैं यहाँ पर उनको क्या करती है, ये पकड़ लेती है। So because it captures ultraviolet radiation that is coming from the sun, so temperature increases here in this zone stratosphere में। बढ़ते बढ़ते फिर से टेम्परेचर आप आ जाता है आपका 0 डिग्री के आसपास जो है वो। और फिर जब ये लेयर खत्म होती है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपॉज आता है, तो टेम्परेचर की प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू होती हैं। फिर से टेम्परेचर घटना शुरू होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और घटते घटते ये लगभग -100 तक आता है। तापमान देखिए इधर मैंने बताया था ना ये माइनस की वैल्यूज हैं इधर। तो घटते घटते तापमान टेम्परेचर डिक्रीजेज एंड अगेन इट रीचेज अराउंड -100 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखिए ये -100 के आसपास यहाँ पर टेम्परेचर पहुंच जाता है। फिर उसके बाद जब मेसोपॉज आता है, मेसोस्फीयर खत्म होती है, फिर तापमान इंक्रीज होता है और इंक्रीज होकर के ये काफी बढ़ जाता है थर्मोस्फियर में। थर्मोस्फियर की लेयर में ये तापमान फिर लगातार बढ़ता है। तो आप इससे कुल मिलाकर के इस ग्राफ से ये देख सकते हैं कि हाउ टेम्परेचर चेंजेस along with the चेंज इन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। आप ये कह सकते हैं तापमान के आधार पे ही इन लेयर्स का जो है वो डिवीजन किया गया है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है और आपको ये सारी चीजें समझ भी आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर समझाऊंगा। मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए कि जो है वो कौन सी चीज आपको नहीं समझ में आई। अब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए ओजोन लेयर किस लेयर का पार्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा इन सारी लेयर्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने हैं, कि प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। इनकी इनके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या चीजें इन सारी लेयर्स में होती हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आप यहाँ पर एकदम से स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर को। ये आपको आराम से यहाँ पर दिख जाएंगी 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। अब ट्रोपोस्फियर को आप देखिए तो यहाँ पर आपको बादल दिखे हुए मिलेंगे। बादल दिखने का मतलब ये है कि ज्यादातर आप यहाँ पर देखिए कि जो ये क्लाइमेटिक इवेंट्स होते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना, 90% ह्यूमिडिटी यहीं पर होती है। तो ट्रोपोस्फियर इज द लेयर वेयर ऑल द क्लाइमेटिक इवेंट्स टेक प्लेस। सारी मौसमी परिघटनाएं ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। इसके कारण से आप देखेंगे इसको जो है रीजन ऑफ मिक्सिंग और रीजन ऑफ टर्बुलेंस बोला जाता है। मतलब मौसमी परिघटनाओं का क्षेत्र ये होता है ट्रोपोस्फियर। बादल यहीं पर बनते हैं, बारिश यहीं पर होती है, ये सारी चीजें आप एकदम इजीली देख सकते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि लगभग जो 75% ऑफ गैसियस मास है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो सारा का सारा जो मॉइस्चर है, डस्ट है, वो सारा इसी ट्रोपोस्फियर में लगभग जो है वो 75 to 80% इसी में है। मतलब 75% डस्ट आपकी जो धूल कण वगैरह हैं, जो आपकी आर्द्रता है 75%, जो आपकी गैसियस मास है, मतलब जो गैसेस हैं, लगभग 75% जो है वो इसी लेयर में, ट्रोपोस्फियर में। और उसके बाद इसमें तापमान क्या होता है, हाइट बढ़ने के साथ जो है वो तापमान, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है वो घटता है। नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य
तापहास की दर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, इसको आप समझ लेंगे आराम से। यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस की भी प्रेजेंस है, मतलब बहुत सारी यहाँ ऐसी गैसेस प्रेजेंट हैं जो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इस चीज को याद रखिएगा। और ये गैसेस मतलब वेदर के लिए, क्लाइमेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ज्यादातर पोल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, वो भी सारे के सारे प्रदूषक भी इसी लेयर में हैं। तो ये लेयर जो है वो क्या है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अर्थ के लिए। अब इसके बाद आपका ट्रोपोपॉज आ जाएगा, फिर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है। स्ट्रेटोस्फियर में यहाँ पर ओजोन लेयर की प्रेजेंस है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है ओजोन लेयर किस में प्रेजेंट है। ये आपकी प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फियर में, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है हाइट के साथ में। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ना, नॉर्मल लैप्स रेट। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो है होता है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हाइट के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसको बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। एंड ओजोन लेयर इज ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ अपर एयर इन्वर्जन। बाहर की जो मतलब ऊंचाई की जो वायु है, वहां पर जो इन्वर्जन हो रहा है टेम्परेचर का, वो यहाँ का एक फिनोमेना है, इसको याद रखिएगा। ओके, अब कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी कमेंट करके बताइए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर है क्या। कभी कभी ज्यादातर बादलों का निर्माण ट्रोपोस्फियर में होता है, कभी कभी यहाँ पर बादल बन जाते हैं जिनको मदर ऑफ पर्ल क्लाउड बोला जाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर कभी कभार ही बादल बनते हैं, ज्यादातर बादल बनते नहीं हैं। और इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है, और थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्बेंस, क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंस कम है। तो जो आपकी लोअर स्ट्रेटोस्फियर है या अपर ट्रोपोस्फियर है, ज्यादातर जो जेट्स वगैरह उड़ते हैं, प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, वो इसी रीजन में उड़ते हैं, ठीक है। तो लोअर एटमॉस्फेयर की कंडीशन सबसे अच्छी होती है किसके, जेट वगैरह के उड़ने के लिए। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और ये यहाँ के बारे में मतलब इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। 50 किलोमीटर्स तक जाते जाते जो प्रॉपर्टीज हैं चेंज होने लगती हैं। आप यहाँ देखिए हाइट बढ़ने के साथ 50 किलोमीटर पे आए, प्रॉपर्टीज बदली, और यहाँ पर आ गई आपकी स्ट्रेटोपॉज, मतलब जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर है, समताप मंडल खत्म हो गया, समताप सीमा आ गई। फिर उसके बाद जो है मेसोस्फियर शुरू होता है। तो मेसोस्फियर 50 से लेकर के 80 के बीच में है, एकदम क्लियर क्लियर बात है। यहाँ पर देखिए 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच में है आपका मेसोस्फियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मेसोस्फियर के बारे में। यहाँ पर टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लगता है, और उसके बाद टेम्परेचर जाते जाते 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड लगभग पहुंच जाता है। तो इस तरीके की चीजें हैं, और मेटेओराइट्स वगैरह आते हैं इन सारी लेयर से होकर के। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपकी जो लेयर है थर्मोस्फियर है। थर्मोस्फियर को बोला जाता है, नासा बोलता है कि थर्मोस्फियर की हाइट जो है वो 80 से लेकर के 10,000 किलोमीटर के बीच में है। 80 टू 10,000 किलोमीटर, 10,000 किलोमीटर। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है वो कहती है आपकी 80 से लेकर के 80 से खाली 1,000 किलोमीटर तक है। तो आप एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की मानिए, ज्ञानवर्धन के लिए नासा की मानिए, ठीक है, या कुछ भी मत मानिए, लेकिन याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो अभी आपको ये पता चल गया कि इसकी हाइट कितनी तक है। अब थर्मोस्फियर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर का मतलब क्या है कि लगभग जो है आप ये कह लीजिए कि 80 से लेकर के 640 किलोमीटर्स तक, बिटवीन 80 टू 640 किलोमीटर, मतलब आप 80 के ऊपर जाइए। तो अगर यहाँ आप ये मान के चलिए इट इज 80 किलोमीटर, ठीक है, तो 640 किलोमीटर्स तक ये जो लेयर है इसको बोलेंगे, इसको आयनोस्फियर, ठीक है, या आयन मंडल इसी को बोला जाता है। अब इसको आयनोस्फियर क्यों बोला जाता है, इट इज कॉल्ड आयनोस्फियर बिकॉज द गैसेस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। गैसेस जो है वो आयनित फॉर्म में है, आयनाइज्ड फॉर्म में है, एंड द गैसेस आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर मॉलिक्यूलर वेट। जो गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो गैस यहाँ पर जो है वो जो भारी गैस है वो नीचे है, जो हल्की गैस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो याद रखिएगा आयनोस्फियर 640 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर आपका जो होता है वो एक्सोस्फियर होता है। तो थर्मोस्फियर के दो पार्ट हैं, आयनोस्फियर और आपका
एक्सोस्फीयर, ये जो मेरी स्टडी है इसके हिसाब से है आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। 640 से 1000 या 10,000 तक आपका एक्सोस्फीयर हो जाता है। एक्सोस्फीयर में बोला जाता है जाकर के टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान पहुंच जाता है, 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पर इस चीज को याद रखिएगा, आप आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर के बारे में बता दूं मैं, जैसे मैंने अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस के बारे में बात किया था, तो सन से जब जो है वो आप ये समझिए कि सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब जो सोलर रेडिएशन होते हैं वो आते हैं आयनाइज्ड गैसेस से, जब यहाँ पर टकराते हैं 80 टू 640 किलोमीटर के बीच में, तो यहाँ पर बहुत ही मतलब एक स्ट्रेंज टाइप की लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है जिसको अरोरा लाइट बोलते हैं। मेरे वीडियो में आप सर्च करिएगा अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस के बारे में, आपको पता चल जाएगा। तो अरोरा जो है वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन आपके ज्यादातर होते हैं वो आयनोस्फीयर से ही होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसमें 4 लेयर्स हैं आयनोस्फीयर की, जिसको जो है वो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर बोला जाता है। मतलब अगर आप ऐसे सोचिए कि ये ऊपर ये आयनोस्फीयर है, तो आयनोस्फीयर यहाँ पे है, तो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर, 4 लेयर्स हैं आयनोस्फीयर की, जिनसे जो कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो पृथ्वी से स्थापित किया जाता है। तो डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बोला जाता है जो अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रियालिस है वो ई लेयर में, जो ये ई वाली लेयर है आपकी, इसमें देखा जाता है अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस, इस पॉइंट को याद रखिएगा। एफ लेयर को एप्लीटन लेयर भी कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो डी ई एफ जी 4 लेयर्स में है। फिर आप जब यहाँ से ऊपर जाते हैं आयनोस्फीयर से, तो एक्सोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है वो 640 किलोमीटर। तो टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है यहाँ पर। और बोला जाता है कि 10 जो 1000 किलोमीटर है उसके ही आसपास सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होते हैं वो डाले जाते हैं। मतलब सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड अराउंड 1000 किलोमीटर ऑफ हाइट, लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं उनको जो है वो स्थापित किया जाता है। तो ये एग्जाम के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स कहाँ पर प्लेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के ये हमारे टेम्परेचर की लेयरिंग और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। इसको मैं और सिंप्लीफाइड वर्जन में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, पर फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैंने काफी सारा आपको ज्ञान दे दिया है, तो इसको पढ़ते रहिए लगातार और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो। और मैं लगातार आपके साथ बना रहूंगा, ऐसे ही इनोवेटिव वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टुडे। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियोस, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच।